कितनी जिम्मेदारियों का ये बोध कराती है वर्दी। सो टफ है। ये भी लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। कोविड के टाइम डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी को मैंने देखा। तो इतिहास के लिए छात्र क्या करें? जो आप सब्जेक्ट है पहले उसको समझिए तो सही है। सर मैं 10th में हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, टाइम देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत मज़ा है जब एक बार गोल अचीवमेंट हो जाता है ना, या कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है कि बहुत मज़ा आता है। जब आप फील्ड होइए या आपका मार्क्स नहीं आ रहा तो माँ बाप से बात करिए, वो सबसे बड़े मोटिवेटर और इंस्पिरेशन है आपके। रीजनिंग मैथ्स बहुत ज़रूरी है किसी भी, हमको लगता है किसी भी एग्ज़ाम में। इस लड़ाई में हम ही हैं जो है। लड़िए, खुद से लड़िए और खुद को मजबूत रखिए, यही तरीका। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष सीरीज के अंदर में, जिनमें हम कराते हैं टॉपर से आपकी बातचीत। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे साथ जो शख्स हैं इनका नाम है आलोक कुमार। अभी सब इंस्पेक्टर है, लेकिन ये कहने को सब इंस्पेक्टर है, इनकी बारे में आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने विभिन्न परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। उंगली पर गिनती शुरू कीजिए। ये पेशे से इंजीनियर है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने एफकेट की परीक्षा निकाली है, इन्होंने गेट की परीक्षा निकाली है, इन्होंने सीपीयू की परीक्षा निकाली है, साथ ही साथ इन्होंने रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा निकाली है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकाली है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा निकाली है। 1717 में दरोगा के लिए क्वालिफाई हुए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शख्स ये जो फ्रेम में बैठे हुए हैं, इन्होंने बीपीएससी का 2 बार मेंस लिखा है और अभी मेंस का जो 67 का रिजल्ट है अभी वेटिंग है। तो कहते हैं ना, उम्मीद नहीं छोड़ना है, लगातार लगे रहना है। उसको चरितार्थ करके दिखाया है आलोक कुमार जी। हमारे साथ आलोक हैं, इनका स्वागत करते हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। आलोक, कैसा महसूस होता है इतनी सारी नौकरियां, और इतनी सारी नौकरियों के अलावा आपने इसके पहले भी बहुत सारी नौकरियां दी। आप शिक्षक रहे हैं, सीबीएसई मीडियम स्कूल में 4 साल तक बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद ये वर्दी की ललक, क्या था आपके मन में? सर कोविड के बाद से रियलाइज़ की मतलब आई हैव टू चेंज, बिकॉज वर्दी बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि कोविड के टाइम डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी को मैंने देखा और बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ मैं कि हाँ ये आपको इंस्पिरेशन मिला उससे? हाँ, यस सर। आलोक, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। इतनी सारी नौकरियां आपने छोड़ी हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं वर्दी से बहुत लगाव है। लेकिन अगर हम यूँ बातें करें कि आपने तैयारी क्या दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी करी थी, या आप अन्य तैयारी को कर रहे थे, उसी के साथ ही प्रिपरेशन आगे बढ़ाया आप? बेसिकली सर मैं बीपीएससी के तरफ ओरिएंटेड था। बिल्कुल। मेरे आपका बीपीएससी आपने दिया है 66 और 67 मैं, और सीजीएल के तरफ भी मैथ्स और रीजनिंग होने की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड था। और हमारे फैमिली में जो भैया लोग थे वो लोग भी प्रिपरेशन करते थे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे हमेशा से इंस्पायर किए। बिल्कुल। मैं अपने शुरुआती स्कूल के दिनों में बहुत सारे क्विज़ का विनर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप शुरू से आगे रहे। हाँ, मैं उसका फ़ायदा मिलता है? हाँ, बहुत फ़ायदा मिलता। मैं आई थिंक 3rd और 4th स्टैंडर्ड से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था। लाइक वो एक उनके सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती थी, तो वो मैं उस टाइम पढ़ा करता था। और शाम को एक आता था स्पोर्ट्स न्यूज़ आता था रेडियो पे, वो 5 या 10 मिनट का आता था, तो वो मैं सुना करता था। बीबीसी आता था हिंदी में, तो वो यही सब। और आसपास का जो माहौल और जो भैया लोग थे वहाँ मैं डेली। आपके बड़े भाई बीपीएससी से अधिकारी भी हैं? हाँ, मार्कंडेय सर अधिकारी भी हैं। आलोक, जो छात्र, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आप टीचर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो भी दरोगा की तैयारी करें, लेकिन उनको लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई नौकरी में रहते हुए भी नौकरी को पा लेना, दरोगा की नौकरी कितनी चुनौतियों भरी होती है और कैसे तैयारी होगा? मैं सच कहा जाए तो सर, जो भी टीचर हैं और जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए जीएस कवर करना, रीजनिंग और मैथ्स बहुत ईजी है। बिल्कुल। क्योंकि वो जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो वहीं सब कुछ तो पूछा जाता है। आप स्टार्ट करो 6 से और 12 तक जा रहे हो आप, तो 12th में बहुत ज़्यादा भास्ट पूछेगा नहीं। 10th तक का मैथ्स आप यू जस्ट क्लियर्ड, और एनसीईआरटीज़ आप पढ़ ही रहे हो, पढ़ रहे हो हैं। और ज़रूरत पड़े तो अपने घर वाले को बैठा के पढ़ाइए। मैं तो बहुत सारे ट्यूशन्स पढ़ाया मैंने वहाँ, एनसीईआरटी मैं रात में बैठ के पढ़ा देता था। और वहीं दरोगा के मेंस में जो मैंने पढ़ाया था बच्चों को 9th और 8th और 7th, वो स्ट्रेट एकदम क्वेश्चन पूछे गए थे।
भी एक अच्छा ट्रिक है कि भाई आप अगर कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो किसी को बिठा के आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ा दीजिए। हाँ, आप अगर आपके घर में कोई भी है जो अवेयर है इससे रिलेटेड, तो आप उनको पढ़ाइए। तो और एक बोर्ड ले लीजिए, मैं वही करता था, बोर्ड लेके और उनको पढ़ाता था, मतलब या जो उनके कॉपी पे लिख देता था। उससे बहुत कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे प्रिपरेशन करने में। और कहीं ना कहीं एनसीईआरटीज़ को आप पढ़ाइए, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी है, टीचर है, तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं भाई एनसीईआरटी अगर कोई पढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मेरे पास बहुत जगह है पढ़ाने के लिए। आप रोज़ आइए और हमारे यहाँ रोज़ पढ़ाइए, हम बच्चे आपको दे देंगे फ्री हुई। आप देखिए आलोक, 2-3 चीज़ें हैं बहुत। बच्चे बुक लिस्ट पूछते हैं कि सर आपने वो कौन सी किताब पढ़ी थी जिससे आपका सिलेक्शन हो गया है। तो क्या ऐसे पुस्तकों को आप बता पाएंगे क्रमवार ढंग से कि सर इतिहास के लिए ये चीज़ें आपको करनी चाहिए? एक एक करके अगर मैं बात करूँ तो इतिहास के लिए छात्र क्या करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है, अगर जो भी बिगनर है, हाँ, जो बिगनर, हाँ, सब इंस्पेक्टर से लेके बीपीएससी यूपीएससी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसको सबसे पहले 6 to 12 जो पार्टिकुलर जो भी पॉलिटिकल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब जो भी एनसीईआरटीज़ जो है। लेकिन आलोक मैं रोकना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी पुस्तक अगर ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे एक बार में पढ़ के एक बार में पूरी बात को समझ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 1857 की क्रांति पढ़ रहा हूँ तो जो चीज़ें स्पेक्ट्रम के अंदर में जिस एलोबेटरी फॉर्म में, जिस कहानी के रूप में और जिस डेडिकेशन के मतलब जिस ऑर्डर में लिखी गई हैं, मान लीजिए कि अगर हम 1857 पढ़ रहे हैं तो वो 10 पन्ने के अंदर में किसी ए नाम की किताब में है, तो एनसीईआरटी एक पन्ने में देता है। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि लर्नर्स डायरेक्टली एनसीईआरटी एक पन्ना पढ़ के समझें या फिर कुछ बेस बना के रखें? नो सर, आई एम गोइंग डीपर। यस। सबसे पहले वो एनसीईआरटीज़ पढ़िए। ओके। आप मैं एटलस रखिए, बिल्कुल। और बहुत सारा साइट है, वेबसाइट्स है। बिल्कुल। आप टॉपिक पे जाओ ना। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो आप डालिए, वहाँ गूगल में डालिए, बहुत सारा एंशिएंट से रिलेटेड मैप आएगा, बिल्कुल। आपको बताएगा कि कौन कहाँ से महाजनपद के बारे में बताता है, हड़प्पा के कौन कौन से साइट्स हैं, वो आपको देगा वहाँ से। उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको प्रिंट आउट निकाल के आप एटलस में मार्क करिए, और धीरे धीरे एक अपना वो बनाइए कि हाँ इतने एज से इतना ये था, मेच्योर हड़प्पा ये कहाँ है, वो उसके साइट्स कहाँ हैं। हाँ, और जोग्राफी में अगर आप जा रहे हो तो जोग्राफी तो आप मतलब उसको जोग्राफी को फील किया जा सकता है, मैं ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं तो दूसरे बैकग्राउंड का रहा हूँ, लेकिन मैं जोग्राफी जब से पढ़ना शुरू किया, मैं तो इवन पत्थरों को देख के फिर गूगल लेंस करके उनको आज वो सर्च करता हूँ कि हाँ ये किस टाइप के हैं, मेटामॉर्फिक हैं कि सेडिमेंट्री हैं कि इग्नेस है। मतलब इस लेवल तक डू वगैरह पड़ी है। हाँ, डू यही तरीका ही है, और कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, आज की ये जो जनता जिस चीज़ के पीछे भाग रही है कि थ्योरी पोर्शन को उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा नहीं, किसी अपने मेंटर के अंदर में गाइडेंस लिया नहीं, कौन सी किताबें पढ़नी, कभी डिटेल में किसी पुस्तक को पढ़ा नहीं, बस एक अंधा दौर चला है कि सुबह से शाम प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो क्या उस तरह की प्रैक्टिस लाभकारी होती है? अगर दिन में हम 3 टेस्ट सीरीज लगा लें तो क्या वो लाभकारी है हकीकत में? सर हम बोल रहे हैं कि जो आप सब्जेक्ट है पहले उसको समझिए तो सही। यस। अगर आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर माजिद हुसैन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। You have to clear स्टडी ऑल द कंप्लीट थिंग। यस सर। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री है तो रामचरण सर का बुक पढ़िए जो एंशिएंट है, या और भी बहुत सारा। आजकल तो इतने साइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। लेकिन नोट्स से बढ़िया मुझे लगता है कि जो किताबें हैं ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, जैसे आपने रामचरण शर्मा की किताब का नाम लिया, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। रामचरण शर्मा की वो केवल एंशिएंट वाली जो मोटी आती है वो ना पढ़ के वो रामचरण शर्मा की जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी उसको कर ले तो सबसे अच्छा एक सब तमिलनाडु बोर्ड का भी किताब आता है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर में बहुत सारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। सर मैं 10th में हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, और मैं 12th मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में दिल्ली में जाके सर्वोदय विद्यालय से पढ़ा। बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी साइंस एक बड़ा चुनौती है नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, तो साइंस को कैसे टैकल करिए? सर साइंस आप कुछ मत करिए, आप जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या जो भी ये बिहार बोर्ड में वही लोग हैं, आप 6 क्लास से 9th 10th तक का साइंस। और देखिए हम तो मतलब कंक्लूजन यही कहेंगे कि टाइम देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। 6 to 10 क्लास तक का साइंस का बुक आप बैठिए लेके नोट्स बनाइए, उसको पूरा नोट्स बनाना है, और नोट्स बना के एक बार बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए। दैट्स फंडामेंटल। बस खत्म।
अच्छा, मैथ से बहुत लोग लड़ते हैं, डरते भी हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स सर हमको समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। तो मैथ्स का अगर मान लीजिए क्या वो स्किप करके भी, मैथ्स रीजनिंग को स्किप करके भी दरोगा बना जा सकता है क्या? सर वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रीजनिंग मैथ्स को, क्योंकि वहाँ अगर आपका गलत हो रहा है ना तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग मैथ्स बहुत ज़रूरी है किसी भी, हमको लगता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो यूपीएससी का CSET हो, और कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग बनता है सर क्वेश्चन ना, तो अंदर का आदमी के अंदर का कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है कि ये मेरा सही आंसर आ गया, मतलब इट इज करेक्ट। हाँ, वो रिफ्लेक्ट होगा अदर सब्जेक्ट्स में। आप जीएस में जाओगे ना तो कहोगे कि हाँ ठीक है, मैं उधर तो 2 क्लियर कर चुका हूँ, इधर तो अपना कर लेना, फिर मैं पूरा कंफर्म हो जाऊँ। और कुल मिला जुला के यही कहना है कि यू हैव टू गिव योर टाइम। अच्छा, एक आइडियल टाइम जो छात्रों को प्रतिदिन ईमानदारी से बताइएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घंटा गिन के बताइए, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन जो लर्नर पूछते हैं कि आइडियली जो बच्चा मान लीजिए 2-2.5 घंटे की कोचिंग क्लास कर रहा है, 3 घंटा अपना कोचिंग में व्यतीत कर रहा है, तो 21 घंटे जो बच जाते हैं उसमें आइडियली घर पे बैठ के ईमानदारी से, आजकल तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी आ गई है जहाँ 400-500 रुपये में बहज आपको एयर कंडीशन जगह मिल जाती है बैठ के पढ़ने के लिए। आपकी टाइम में मुझे लगता है, हमारे टाइम में तो पसीने गला के पंखे में पढ़ने पड़ते थे। तो आइडियल कितना घंटा इन लोगों को ईमानदारी से पढ़ना चाहिए? ऐसा कोई घंटा का पैरामीटर है क्या? इसलिए मैं खुद स्कूल में पढ़ाया हूँ, तो मैं 9th से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स पढ़ाते थे। तो पार्टिकुलर जीएस और इसके लिए तो टाइम मिलता नहीं था। तो जब मैं ट्यूशन्स कोचिंग स्कूल के बाद से जब आता था घर पे, उसी वक्त मैं मतलब रात में अपना जो भी है खुद को मोटिवेट करके, और इस जंग में खुद को ही मोटिवेट करना है, कोई नहीं आने वाला। ये मोटिवेशन की आग लगी है आज के नए दौर में, ये कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं होने वाला, वो सब वैसी है, कोई मतलब नहीं है उसका। कहीं ना कहीं आप वो टाइम दीजिए, लिख के मत रखिए कि हम 6 से 9 पढ़ेंगे, नहीं, आप अंदर में लगना चाहिए कि हम कर रहे हैं, और कर रहे हैं, एकदम करना ही है, हमको ही करना है। तो हम एक वो पैरामीटर बना के और एक टेबल बना के रखेंगे कि हमको इतना से इतना देर पर, नहीं, हमको करना है, अपने लिए कर रहा हूँ मैं। मतलब जिंदगी का जब एक ही गोल है कि मुझे पढ़ना है, तो क्यों ना दिन रात इस वाले लगे क्लियर है, तो क्यों ना दिन रात लगे रहे। अच्छा, ये जो साथी लोग होते हैं, जो आजकल कहा जाता है कि लॉज के अंदर चलो भाई शाम को चाय पी के आते हैं, दिन में घूम रहे हैं, शाम को खाना खुद से बना रहे हैं, तो ये सब भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लर्नर्स का वेस्ट होता है। बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा कोई रहा नहीं। हम साइकिल से जाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, और साइकिल से ही लौट करके घर आते थे। मेरे पापा मम्मी जो भी थे वो लोग काम से खाए पिए सो गए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड हमको नहीं लगता है कि आपको इस सर्किल बनाना चाहिए व्हेन यू आर इन स्ट्रगल सिचुएशन। Yes, that's the perfect thing. If you are struggling, if you are working really hard for your goal, and if you want to achieve your goal in a first shot, then you have to be very much focused and consistent, my dear friends. बिल्कुल सही कहा हमारे आलोक जी ने। और आलोक, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि वैसे सभी छात्र जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनका भी सपना बीपीएससी का होता है, और ये आपसे प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि आप एग्जाम्पल हो सकते हैं वैसे सभी छात्रों के लिए कि आपने कई सारी परीक्षाएं निकाली हैं, उनमें आपने बीपीएससी की मेंस की परीक्षा 2 बार लिखी है। 66वीं का मेंस दिया, किसी कुछ मार्क्स से आपका नहीं हो पाया, 67वीं का भी रिजल्ट नहीं आया, आपने मेंस लिखा है। तो क्या उन छात्रों के लिए बीपीएससी और दरोगा की इंटीग्रेटेड तैयारी हो सकती है कि नहीं, जो मार्ग आप बता रहे हैं? सर ये पॉसिबल है, क्योंकि आप पीटी अभी तो पैटर्न जो चेंज हुआ, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हुआ, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जब प्रिपरेशन आप जब उस फेस में करते हो तो यही क्वेश्चन मिलने भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमको लगता है कि पैटर्न चेंज होने का ये मेन मोटिव भी यही था कि आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, डेप्थ नॉलेज, और डेप्थ नॉलेज होगा तो सब इंस्पेक्टर और जो एग्ज़ाम्स है सचिवालय, ये सब आप एनटीपीसी ये सब कर लेंगे। लेकिन बीपीएससी में ये आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो उसमें क्लियर होगा, और जब आप पढ़िएगा ना तो दोनों हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है कि। अच्छा, मेरी एक सवाल का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ। ये पर्सनली मैं कभी सोचता हूँ, मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि ये जो अंधी दौड़ लगी हुई है कि ये वैकेंसी आई तो ये क्लास करनी है, दरोगा की वैकेंसी आई तो दरोगा के लिए पढ़ना है, सिपाही की वैकेंसी है तो सिपाही के लिए पढ़ना है, शिक्षक भर्ती आई तो शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ना है, बीपीएससी का प्रीलिम्स है तो हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ बीपीएससी पीटी की तैयारी करेंगे, एसएससी की वैकेंसी आई है तो हम सचिवालय सहायक
शायद कि सिर्फ पीटी की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी, ये जो अंधी दौर में युवा पीढ़ी जो दौड़ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि तैयारी का मतलब परीक्षा का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, तैयारी का मतलब विषय होना चाहिए कि हम इतिहास पढ़ लिए, अब वो चाहे सिपाही का क्वेश्चन आए, सब इंस्पेक्टर के अंदर में क्वेश्चन आए, सचिवालय में आए, चाहे वो बीपीएससी में आए, प्रश्न अगर मैंने विषय का अध्ययन कर लिया तो चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, मैं उस परीक्षा के अंदर में उस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। क्या मानना है आपका? सर आप एकदम सही बोल रहे हैं सर कि आजकल जो एग्जाम जो वैकेंसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग लोग कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बड़े चीज़ के लिए, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस हो गया या अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आप जाओ एकदम डीप जाओ, टाइम देना पड़ता है। और जब एक बार टाइम दोगे आप तो रिफ्लेक्ट होगा। और मैंने जो भी जिनसे भी मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जैसे आप कहीं मैंने जो उस दौर में जब मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाई किया करता था, जो भी मैंने क्वेश्चन से एडिटोरिया वो मेरे फेवरेट, बहुत अच्छा पढ़ाते हुए मैं उनके बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड किए, आपके अभी भी मैं देखता रहता हूँ। मेरा पढ़ना शौक है, आज भी है, भले एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। इवन मैं 9th क्लास का भी मैथ्स पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे पढ़ने का ठीक है शौक रहता है। तो कहीं ना कहीं आप नॉलेज रखिएगा, नॉलेज आप अपना गेन करिएगा तो हो जाएगा। मतलब ये जो अंधी दौर लगी है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ना पढ़े भाई, एक समुचित तरीके से एक बार गंभीर होकर तैयारी करो, 1-1.25 साल 1.5 साल दे तैयारी। सर अगर आपके पास वो चीज़ें रहेंगी ना तो वो आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और बहुत सारे कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ना, उस तरह का एग्जाम जो भी होगा वो क्रैक होगा, ये कन्फर्म है। बिल्कुल। आप टाइम दीजिए। और हमको जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो सिचुएशन लगता है, आप छोड़ दो, सब छोड़ दो। अगर कहीं कुछ है इन्वॉल्वमेंट, छोड़ दो। बहुत मज़ा है जब एक बार गोल अचीवमेंट हो जाता है ना, या कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। वो अद्भुत होता है। जो रील्स वाली दुनिया दौड़ रही है, ये जो नए नए युवा आ रहे हैं, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी आते रहता हूँ, रास्ते में लोग मिल जाते हैं, सर एक वीडियो ले लो, रील बना लो। ये जो रील की दुनिया दौड़ रही है, सड़कों पर उतर के रील बना रहे हैं, क्लासरूम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स, मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे से लोग रील बना ले रहे हैं, बहुत सारे शिक्षकों की क्लासेस में ऐसा हो रहा है। तो ये रील वाली जो दुनिया है, जिस दुनिया ने गंभीरता से पढ़ाई को नहीं लिया, आपको नहीं लगता है कि इनके लिए ज़िंदगी जो है बहुत चुनौतियों वाली होने वाली है? आप उन्हें अगर कड़े शब्दों में कहना होगा एक बड़े भाई के नाते, तो उन सभी छात्रों को क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको जीवन में, किस तरह से अपनी पढ़ाई को आयाम नया दें? वो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई सीरियस होना पड़ेगा, आप सीरियस हो जाओ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अब दरोगा का वैकेंसी आएगा, इसका उसका आएगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वही एक तरीका है, और कोई साथ नहीं देता है। मैं जानता हूँ, आई जस्ट फेस्ड अ लॉट। तो मैं जानता हूँ कि टाइम क्या होता है और स्ट्रगल क्या होता है, और इस लड़ाई में हम ही हैं जो है। लड़िए, खुद से लड़िए और खुद को मजबूत रखिए, यही तरीका। आखिरी सवाल, कितना जिम्मेदारियों का बोध होता है जब आप वर्दी पहनते हैं, किसी सड़कों पर निकलते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि हमारे यहाँ घटना हो गई है, तो आपको क्या लगता है कितनी जिम्मेदारियों का ये बोध कराती है वर्दी? टफ है। ऐसा ये भी लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे जो भी पीड़ित हैं उनको प्रॉब्लम हो। और मैंने अभी तक बहुत सारा नहीं, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसमें मैं खुद को बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं न्याय अपने से खुद और अपने इस वर्दी से किया हूँ, और आगे भी यही रहेगा कि हम कुछ और अच्छा कर सकें जिससे मैं जस्टिफाई कर सकूँ इसको। अंतिम संदेश जो हमारे आप छात्रों को देना चाहेंगे कि वो किन बातों का विशेष ध्यान रखें अपने तैयारी के दौरान, किस तरह से करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? सबसे पहले तो खुद को मजबूत करना है और सेल्फ मोटिवेट होइए, होना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है, बनना है तो। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है जितना हो सके। एक मतलब इस दौर में माँ बाप, उनसे बात करिए, जितना हो सके बात करिए। जब आप फेल होइए या आपका मार्क्स नहीं आ रहा तो माँ बाप से बात करिए, वो सबसे बड़े मोटिवेटर और इंस्पिरेशन है आपके। और जितना हो सके सिलेबस को रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं है तो आप कहीं नोट्स कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और अंदर में विल पावर रहना चाहिए, और होगा, ये होता है। और मेहनत करने वाले को कुछ ना कुछ दम मिलता है, और गोल है, अगर सीरियस हैं तो प्राप्त होगा, और उसके बाद अलग लाइफ होती है।
तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि आलोक ने यही कहा कि कलम घिसते रहिए और ये निश्चित है कि अगर आप कलम घिसेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नाइस मीटिंग यू। और उम्मीद करते हैं और आपको बहुत बधाई और अग्रिम बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मेंस की परीक्षा आपने बीपीएससी की लिखी है, माता रानी आपको उसमें सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक छोटे से गाँव से निकल जाए ये लड़का आज अपने कंधों पर 2 सितारों को जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अद्भुत महसूस कर रही है। रातें मैंने बिताई इसके लिए सीरियस है तो पापा और उसके बाद हम ऐसा नहीं अंजाम दे सकते ऊपर पढ़ाई करें। यहाँ पे पेपर एग्जाम से बहुत कम नॉलेज है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कंटिन्यूस 4 घंटे पढ़ें, रोज पढ़ें।